हेडिंग डाल लो पाथ ऑफ सैटेलाइट, पाथ ऑफ द सैटेलाइट। देखो अगर एक मास m का सैटेलाइट है, ठीक है, या कोई भी पार्टिकल मान लो एक बार के लिए, उसको मैं u इज इक्वल टू 0 से ड्रॉप करूंगा अगर, तो इसका पाथ कैसे होगा? a से o आने में इसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, सिंपल है। a से o में इसका पाथ कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन। यस सर नो? इसके अलग अलग पॉसिबिलिटीज केसेस बनते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे जानना। पहले यही बात समझ में आया। फर्स्ट केस क्या? फर्स्ट केस है ये मेरा कि इफ u इज इक्वल्स टू 0, है ना, तो पाथ कैसा था? स्ट्रेट लाइन। अब इसी पार्टिकल को मैंने वेलोसिटी दे दी v ऑर्बिटल। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है? ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है? हम लोग निकाला अंडर रूट ऑफ gm/r। यस, तो अगर इतनी वेलोसिटी दूं तो पाथ कैसा होगा? ये v ऑर्बिटल है ना, तो ऑर्बिटल मतलब क्या कर रहा है? घूम रहा है। किसमें? सर्कुलर, मतलब सर्कुलर तब जाके तो डिराइव हुआ था ना। यस और नो? तो इफ द वेलोसिटी इज इक्विवेलेंट टू ऑर्बिटल स्पीड, या अंडर रूट ऑफ ऑर्बिटल स्पीड नहीं बोल के अगर बोलो कि द वेलोसिटी इज इक्विवेलेंट टू अंडर रूट gme/r, देन द पाथ विल बी सर्कुलर। तो इन दिस केस पाथ इज सर्कुलर। यस, ठीक है, पाथ सर्कुलर होगा। ये दो केस बना लो पहले। अब नेक्स्ट देखो कि इफ velocity of this particle is equivalent to escape velocity, then path will be। अब इस केस में पाथ कैसा होगा? एस्केप वेलोसिटी के बराबर है, मतलब क्या? एस्केप कर जाएगा, तो एस्केप करते हुए कौन सा पाथ लेगा? कैसे टाइप से एस्केप करेगा? पैराबोलिक। इस केस में पाथ कैसा बन जाएगा? पैराबोलिक। इन दिस केस व्हेन v is equals to v escape, path is parabolic, the path will be parabolic। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है? अंडर रूट ऑफ 2gm/r। यस और नो? v escape की वेलोसिटी कितनी है? अंडर रूट ऑफ 2gm/r। तो अगर इतनी स्पीड है तो पाथ कैसा बन गया? पैराबोलिक। अरे हाँ कि ना, है ना? और ऑर्बिटल स्पीड के बराबर है तो पाथ कैसा हो गया? सर्कुलर। और अगर इससे ज्यादा पाथ हुआ तो मतलब इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन v escape, देन पाथ कैसा हो जाएगा? हाइपरबोलिक। देन पाथ ऑफ द सैटेलाइट विल बी हाइपरबोलिक। पर ये पढ़ के कोई सेंस है? अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो गया तो चला गया ना, तो हाइपरबोलिक बना के वो निकल गया अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर। तो नाउ इट इज नॉट अंडर माय कंट्रोल, सो आई कैन नॉट यूज दैट। यस और नो? तो मैं सैटेलाइट का एग्जैक्ट यूज या सैटेलाइट का एग्जैक्ट पाथ हम लोग कब डिफाइन कर पाते हैं? उसकी कंडीशंस बन गई कुछ। हाँ बोलो, क्या कंडीशंस बन गई? व्हेन विल बी द सैटेलाइट इन सच अ वे कि दैट यस नाउ इट कैन बी यूटिलाइज्ड हम लोग के काम के लिए, पर्पस के लिए। अगर एस्केप है, एस्केप से ज्यादा है तो चला जाएगा। यस और नो? मतलब वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? उससे कम। वेलोसिटी उससे कम होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी उससे कम है, उससे मतलब एस्केप वेलोसिटी से कम है, तो क्या पाथ में रहेगा? अब पाथ के दो ऑप्शंस है, या तो सर्कुलर या तो एलिप्स। सर्कुलर या तो एलिप्स। यस और नो? अच्छा, सर्कुलर कब बनते हैं? सर्कुलर बनेगा ऑर्बिटल स्पीड पे, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख दे, इफ द स्पीड इज इक्वल टू, मतलब अगर मैं बोल दूं कि वेलोसिटी जो है मेरी किसके बराबर है? ऑर्बिटल स्पीड की, या फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm/r, तो इतनी एग्जैक्टली इक्वल रहने से पाथ कैसा हुआ? सर्कुलर। यस और नो? इस केस में पाथ कैसा बन गया? सर्कुलर। इफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एस्केप वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gm/r, है कि नहीं? तब पाथ कैसा बन गया? पैराबोलिक। तब पाथ कैसा बन गया? अरे समझ में आ रहा है ना? तब पाथ कैसा बन जाएगा इसका?
पैराबोलिक, लेकिन पैराबोलिक भी चलो एस्केप वेलोसिटी पे तो मेरे सेंस का नहीं, तो मेरा कंडीशंस क्या बन गई कि अगर मेरे को सैटेलाइट को ढंग से देखना है और समझना है, उसका यूज लेना है, तो देन वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट मस्ट बी लेस देन escape velocity, must be less than escape velocity and greater than equals to orbital velocity. yes, चलो ऑर्बिटल वेलोसिटी में रहा तो भी सर्कुलर पाथ है, तो मुझे सर्कुलर पाथ से भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरी वेलोसिटी की रेंज डिफाइन हो गई. यस और नो, कि वेलोसिटी की रेंज क्या आ गई, लेस देन अंडर रूट ऑफ 2gm by r and gm by r. तो ये मेरी वेलोसिटी की क्या हो गई, रेंज. यस और नो. तो इस केस में ये जो रेंज बनी है, इस केस में पाथ कैसा होगा, इस केस के लिए पास होता है एलिप्स. इस केस के लिए पाथ क्या हो जाएगा, एलिप्स. तो एलिप्स कब बनेगा, जब वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन, इक्वल टू आएगा कि इस केस में नहीं, एलिप्स के लिए इक्वल टू मतलब तो फिर वो सर्कुलर पाथ हो गया. यस और नो. तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन. तो इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन, ये कौन सी स्पीड है, v ऑर्बिटल, और ये कौन सी स्पीड है, v एस्केप. तो इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड लेस देन एस्केप वेलोसिटी, इन ऑल दैट केसेस पाथ कैसा बन जाएगा, एलिप्स. एग्जैक्टली इसके बराबर तो पाथ सर्कुलर, एग्जैक्टली इसके बराबर तो पाथ हाइपरबोलिक, अगर बीच में है तो एलिप्स. ये बात समझो कि एलिप्स क्यों है. देख मान लो ये प्लेनेट है, ठीक है, थोड़ा छोटा बनाएंगे प्लेनेट को, प्लेनेट है ना, और यहाँ पे मेरा क्या है, मान लो सैटेलाइट है. तो अगर मेरी वेलोसिटी कैसी हो, ग्रेटर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, अगर मेरी वेलोसिटी क्या है, ग्रेटर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी. अच्छा ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो इसका पाथ कितना कैसा होगा, सर्कुलर, मतलब ये ऐसे ऐसे जाना चाहेगा. बन गया ऑमलेट. यस सर नो. तो अगर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ऑर्बिटल वेलोसिटी, देन मेरा सर्कुलर पाथ है. ठीक है, मुझे समझ में आ गया. नाउ थिंक, थोड़ी सी वेलोसिटी ज्यादा है ऑर्बिटल वेलोसिटी से, होगा क्या, क्या ये प्लैनेट से दूर जाना चाहेगा कि पास. सोच मैंने क्या बोला, वेलोसिटी क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा है, तो ये प्लैनेट से दूर भागेगा कि उसके पास चला जाएगा. सोचो ना कैसे दूर जाएगा. लॉजिकल भी है. क्यों लॉजिकल है, क्या 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 किस तरह से तुमने बोला कि दूर जाएगा, वेलोसिटी बढ़ गई, ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा हो गई ना. तो ये जो मेरा प्लैनेट है, सॉरी सैटेलाइट है, मैंने सवाल पूछा कि ये जो सैटेलाइट है ये प्लैनेट से दूर जाएगा कि उसके पास रहेगा, वही मैंने पूछा है. तो मेरे हिसाब से ये जो प्लैनेट है ये कैसा जाना चाहिए, दूर जाना चाहिए. मतलब क्या होगा, इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा. इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मतलब इस प्लैनेट का डिस्टेंस बढ़ गया. जैसे डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या मेरा अब पाथ ऐसे बन गया, यस सर, और ये मेरा प्लैनेट बन गया. क्या एलिप्स के दो फोकस होते हैं, जैसे सेंटर का सर्कल का एक सेंटर होता है, वैसे एलिप्स के लिए क्या हो जाएंगे, दो फोकस, फोकाई ऑफ एलिप्स बोलते हैं हम लोग उसको. तो जिसमें प्लैनेट क्या है, किसी एक फोकस पर लोकेटेड है. मैंने क्या किया था, इस पॉइंट को पकड़ा था हम लोग ने, यस और नो, इस पॉइंट को पकड़ा, और अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी होती तो भाई ये पाथ तो नॉर्मल कैसा होता, सर्कुलर पाथ. लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वेलोसिटी ग्रेटर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई, तो ये प्लैनेट जो है, ये सॉरी जो सैटेलाइट है, ये प्लैनेट से दूर जाना चाहेगा कि पास. मेरा वो सवाल, क्या रीजन है कि उसका दूर जाने का रीजन क्या है. जैसे हम लोग घूम रहे सर्कुलर पाथ में, मेरे को उसका रेडियस बढ़ाना है या उसको पाथ इंक्रीज करना है, तो मैं क्या स्पीड बढ़ाऊंगा कि घटाऊंगा. जैसे घूम रहा है, मैंने एकदम से स्पीड दे दी तो ऐसे घुमा, फिर और स्पीड दे दी तो क्या और आगे गया, फिर और स्पीड दी तो क्या और आगे गया कि नहीं गया. तो क्या वो प्लैनेट से दूर होता गया. अब याद रखना, सैटेलाइट और प्लैनेट जब भी हम लोग पढ़ते तो प्लैनेट वो चीज है जो मूव नहीं करती. वी आर कंसिडरिंग प्लैनेट एट रेस्ट, एंड व्हाट इज मूविंग, सैटेलाइट. तो सैटेलाइट वो हर वो चीज है जो प्लैनेट के अगल बगल में घूम रही. अब वो जैसे अर्थ और सन में सैटेलाइट कौन हुआ, अर्थ, और मूव सन क्या हो गया, प्लैनेट. पर सन प्लैनेट तो नहीं बोलते ना हम लोग. तो सन मेरा क्या बन गया, प्लैनेट, बिकॉज सन इज एट रेस्ट, एंड व्हाट हु इज मूविंग, अर्थ. तो हम लोग, जब मैं कंसिडरेशन बता रहा हूँ, जब भी हम लोग पढ़ते हैं सैटेलाइट और प्लैनेट का सिस्टम, तो उसमें प्लैनेट क्या आ गया मेरा,
स्टेशनरी, मतलब वो रेस्ट में आ गया। व्हाट इज मूविंग? सैटेलाइट। यस और नो? तो क्या हुआ, जैसे जैसे मूव किया और मान लो एक पॉइंट पे आया, जैसे मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे इस पॉइंट पे मैंने वेलोसिटी दे दी ज्यादा, तो क्या थोड़ा सा आगे गया कि नहीं गया? क्या थोड़ा सा पाथ इंक्रीज हुआ? यस और नो? फिर वापस मैंने इस पॉइंट पे आके और इंक्रीज हुआ होते होते, तो एक पाथ क्या बन गया मेरा? एलिप्स। मेरा पाथ क्या बन जाएगा इस केस में? एलिप्स। तो क्या हुआ? इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, नाउ माय पाथ विल बी एलिप्टिकल। समझ में आया कि नहीं आया? एंड एलिप्टिकल होने के एलिप्टिकल है एंड प्लैनेट इज लोकेटेड एट वन ऑफ द फोकाई। अब है ना, अब पढ़ लो केपलर्स लॉ, हेडिंग डाल दो केपलर्स लॉ। लास्ट में पढ़ रहे हैं हम लोग केपलर्स लॉ। केपलर नामक एक साइंटिस्ट था जो चाय पी रहा था, तो चाय पीते पीते उसको ख्याल आया। क्या ख्याल आया? कि मेरे को 3 लॉज बनाने हैं। तो उसने 3 लॉज बना दिए। तो उसमें से पहला लॉ क्या बोलता है? स्टेटमेंट लिख लो भैया केपलर लॉ का, लिखो केपलर लॉ। फर्स्ट लॉ, केपलर मैं समझा भी दूंगा, पहले लिख लो। केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट, केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट, all the planets move in the elliptical path all the planets move in the elliptical path with sun at one of its foci, with sun at one of its foci। ये सन हुआ, मार्क कर दो पॉइंट्स को। डायग्राम बना लो एलिप्स का, विथ सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। मैंने बोला था अब इसके 2 फोकाई है ना, सन किसी एक फोकाई पे है, तो ये जो डिस्टेंस है छोटे वाले डिस्टेंस को बोलते हैं पेरिजी, PERIGEE, पेरिजी। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पेरिजी, छोटा वाला पेरिजी। और ये हो जाएगा अपोजी। लिखो अपोजी का स्पेलिंग, APO अपो GEE, पेरिजी अपोजी। लिखो द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। क्या इसी के एलिप्टिकल पाथ की वजह से सीजन आते हैं? यस और नो? अभी हम लोग कहाँ है? पेरिजी में है कि अपोजी में है? अपोजी, दूर है ना, दूर है। तो लिखो द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट इज ऑलवेज चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। लिखा सबने यहाँ तक? अब सोच इसमें क्या क्या कंजर्व्ड रहेगा, क्या क्या कंजर्व्ड रहेगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है क्या इसका? है ना, है। ठीक है। सेकेंड लॉ लिखो, सेकेंड लॉ ऑफ केपलर। सेकेंड लॉ ऑफ केपलर क्या बोलेगा? लिखो स्टेटमेंट। The line joining the planets sweeps out. The line joining the planet sweeps out equal area in equal interval of time. अच्छा, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? पाथ कैसा है? एलिप्टिकल है ना? तो एक पॉइंट लिखो, पहले लिखो द एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। द एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल टाइम बोला है ना उसने। इसका मतलब क्या बोला है इसमें? क्या हम लोग डायग्राम से समझ सकते हैं? लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट, मान लो प्लैनेट यहाँ पर है, तो इसने इतना एरिया कुछ कवर कर लिया, यस और नो? ये कुछ एरिया हो गया, और फिर प्लैनेट जब यहाँ पे है तो थोड़ा सा ज्यादा एरिया हो गया, है ना? लेकिन उसने क्या बोला है कि भाई ये इट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं dA/dt। तो dA/dt क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। लिख लो dA/dt इज इक्वल्स टू कांस्टेंट।
एरियल वेलोसिटी क्या होगी कि जैसे हाँ स्पीड है ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एरियल नाम दिया है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, फील लेने की बात समझो ना। जैसे देखो यहाँ से यहाँ जो एरिया कवर हुआ ना, तो इसके लिए कुछ वेलोसिटी रही होगी, ऑब्वियस बात है, प्लैनेट रुका तो नहीं, मूव कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में जो वेलोसिटी है और यहाँ से यहाँ आने में जो वेलोसिटी है, जो एरियल वेलोसिटी होगी, जितना एरिया उसने मतलब इतना एरिया जितने टाइम में कवर किया, क्या इतना एरिया भी उतने ही टाइम में कवर किया, यस और नो, दोनों के टाइम क्या हो जाएगा, सेम। मतलब इतना एरिया जो यहाँ का एरिया है, इसके लिए जो टाइम लगा वही टाइम इस चीज के लिए भी लगा, ये एरिया कवर करने के, जबकि एरिया थोड़ा ज्यादा है ये, और ये समझ में आया। देखो थर्ड लॉ लिख लो अब। थर्ड लॉ क्या है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट, द स्क्वायर ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द square of the time period of the revolution of a planet, the square of the time period of the revolution of planet around the sun is proportional to the cube of semi-major axis of its elliptical orbit. Is proportional to the cube of semi-major axis of its elliptical orbit. और कुछ चीजें बतानी है, पहले सवाल करो, एक इसका लिख लो, write down the question, then I will say more points. देखो, a planet moving around sun sweeps, a planet moving around sun sweeps A1 in 2 days, A1 area in 2 days, A2 area in 3 days, A1 area in 2 days, A2 area in 3 days, and A3 area in 6 days, and A3 area in 6 days. A1 के लिए कितना दिन लगा? A1 के लिए 2 days, A2 के लिए 3 days और A3 के लिए कितना लगा? 6 days. Find relation between A1, A2 and A3. Find relation between A1, A2 and A3. Find relation between A1, A2 and A3. निकालो। क्या यूज करेंगे हम लोग? एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट मतलब क्या है? dA अपॉन dt इज कांस्टेंट, यस और नो? क्या लॉजिक लगाएंगे हम लोग कि dA अपॉन dt इज कांस्टेंट, यस और नो? तो क्या हम लोग यही लिख सकते हैं कि A1 बाय T1 is equals to A2 by T2 is equals to A3 by T3, कांस्टेंट है ना, यस और नो? तो फिर क्या A1 by T1 कितना है? 2, A2 by 3 और A3 by 6। अब A1, A2, A3 का रिलेशन निकाल लो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। 6 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ? 3A1 is equals to 2A2 is equals to A3। ये कैसे है समझा क्या? मैं सबको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 6 से मल्टीप्लाई करने से कितना कट गया? 2 1 जा 2, 3 जा 3A1, 3 1 जा 3 2 जा 2 और 6 कट गया तो A3। अब एक और सवाल लिखो। When a planet revolves in an elliptical orbit with sun at one of focus, with sun at one of the focus, its speed
at point A and point C and point B, its speed at point A, B and C is VA, VB and VC respectively. Is VA, VB and VC respectively. सन हो गया, ठीक है, ये है A, ये है C, ये है B. Find relation between VA, VB and VC. Find relation between VA, VB and VC. क्या आएगा इसका लॉजिक? कंपेयर VA, VB, VC बोला है. VA, VB, VC को कैसे कंपेयर करोगे? कौन सा लॉ यूज करोगे इसमें? क्या यहाँ पे डिस्टेंस की बात आ गई? क्या A सबसे पास पेरिजी, C सबसे दूर एपोजी और बचा क्या B? यस और नो? तो कहाँ वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी और कहाँ वेलोसिटी सबसे कम होगी? सोच. C में सबसे कम. क्यों? अरे बताओ ना, अभी देखो ना, मैं बताऊं ना, तुमको फॉर्मूला की जरूरत नहीं है. हम लोग फील जब ले लिए तब तुमको फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ी. मैंने जब बता दिया कि भाई एलिप्टिकल पाथ क्यों है एलिप्टिकल पाथ, कि भाई स्पीड बढ़ी, उस पॉइंट पे स्पीड बढ़ी तभी तो वो दूर गया. अच्छा, दूर गया तो वापस स्पीड घटी, वापस पास आ गया. बड़ी घटी, ये तो चल रहा है ना. तो एक लॉजिक तो ये है. और दूसरा एक पॉइंट मैंने लिखा है क्या, कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व. तो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? mvr. यस और नो? अगर ये कंजर्व्ड है मतलब ये क्या हो गया? कांस्टेंट. अरे है कि नहीं? तो क्या आएगा मेरे पास? v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r. मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r. यस और नो? तो अगर r बढ़ा तो v, तो सबसे दूर कौन है? c. तो क्या आ जाएगा? vc सबसे कम. अच्छा, उससे बड़ा कौन है फिर? vb. उससे बड़ा क्या हो जाएगा? और सबसे बड़ा va. सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? va. तो क्या लॉजिक लगा इसमें? va ग्रेटर देन vb ग्रेटर देन vc. अगर ये तुमको काइनेटिक एनर्जी के लिए पूछ ले तो क्या करोगे? क्या हाफ mv स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा? ka ग्रेटर देन kb ग्रेटर देन c. ये तो kbc हो गया. ka ग्रेटर देन kb ग्रेटर देन kc. एलिप्स को समझते थोड़ा सा ना, एलिप्स को तो बना लो. पहले एलिप्स का डायग्राम बना लो बढ़िया से, फिर एक एक चीज समझते हैं हम लोग. ये वाला डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलेंगे A. A इज सेमी मेजर एक्सिस. A इज व्हाट? सेमी मेजर एक्सिस. ये वाला हो गया B. इसको हम लोग बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस. सेमी मतलब आधा बात. ये पूरा ये भी हो जाएगा कितना? A. और ये भी कितना हो जाएगा? B. अरे हाँ कि ना? ओके. यहां तक समझ में आया? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं AE, 0. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? AE, 0. E इज व्हाट? E इज इक्वल्स टू एसेंट्रिसिटी. E इज इक्वल्स टू एसेंट्रिसिटी. मैंने वही पहले भी बोला, समझा तो ठीक, नहीं समझा तो इसको देख लेना. शेप है, शेप का एनालिसिस हो रहा है, फिजिक्स वाला कुछ नहीं इसमें, सिर्फ शेप है उसका एनालिसिस कर रहे. तो A, B. A को हम लोग क्या बोलेंगे? सेमी मेजर एक्सिस. लिख लो भाई, लिख लो. A इज इक्वल्स टू सेमी मेजर एक्सिस. B इज व्हाट? सेमी माइनर एक्सिस. E इज एसेंट्रिसिटी. इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन ऑफ एलिप्स. स्क्वायर आएगा. ये इक्वेशन हो गया.
अब इसमें कितने फोकाई होंगे, एक की दो फोकस होंगे ना, इसको बोल देंगे F1, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हो गया F2, नहीं दोनों सेम है तो ठीक लिख लो। तो एक फोकस टू प्लेनेट हो गया, मान लो सन यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिजी, यस और नो। और ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, अपोजी। अब समझ में आया पेरिजी क्या है, अपोजी क्या है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे हम लोग, पेरिजी के अपोजी के कोऑर्डिनेट्स कितना आएगा, क्या कोऑर्डिनेट्स पता है हम लोग को कितना है, ए कॉमा 0, अरे यस और नो, ए कॉमा 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, पेरिजी के कोऑर्डिनेट्स आते हैं ए 1 माइनस ई। पेरिजी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, पेरिजी ये डिस्टेंस हो जाएगा ना पेरिजी, तो कितना आएगा a इंटू 1 माइनस ई, यस और नो। तुमको नहीं समझ में आया कैसे आया ना। ये टोटल डिस्टेंस कितना है यहां से लेके यहां तक का, a, ये कोऑर्डिनेट कितना है माइनस ए कॉमा 0, कोऑर्डिनेट कितना है माइनस ए कॉमा 0, यस और नो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, मुझे ये डिस्टेंस निकालना, टोटल पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है यहाँ से यहाँ तक का, तो कैसे निकालोगे, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करोगे, अरे सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो कितना आएगा a माइनस ए माइनस ए, तो कितना आया, a कॉमन आ गया तो कितना आया 1 माइनस ई। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पेरिजी। ये डिस्टेंस किसका हो जाएगा, और अपोजी का कितना होगा, a प्लस ए, अपोजी का कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a अपोजी कितना हो जाएगा a प्लस ए, तो कितना आया a 1 प्लस ए, तो ये पेरिजी आ गया, अपोजी आ गया। चलो ये दो डिस्टेंस भी देख लिया हम लोगों ने। एलिप्स समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब लॉ ऑफ एरियाज पे जाओ, अब अपन फील करेंगे एक एक लॉ को, क्या है क्या नहीं है। अच्छा अब देखो, अब सेकंड लॉ में आओ, सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ एरियाज। तो जैसे ही प्लेनेट यहाँ पे आया सबसे दूर सन से, तो वेलोसिटी मिनिमम की मैक्सिमम, मिनिमम वेलोसिटी क्या हो गई, और यहाँ पे वेलोसिटी, पर ओवरऑल के लिए क्या होगा, सोच सोच सोच। अच्छा वेलोसिटी कम हो गई, तो मान लो यहां से यहाँ कुछ एरिया, ये यहां से यहाँ कुछ एरिया हो गया, ठीक है, पीली लाइन से ये कुछ एरिया हो गया, इसको करने के लिए कितना टाइम लगा t, और यहां से यहाँ हो गया, ये कुछ एरिया हो गया ये वाला, इसको करने के लिए भी टाइम कितना लगेगा t। ये क्यों हो पा रहा है, दोनों का टाइम सेम क्यों आ रहा, जबकि वेलोसिटी तो अलग अलग है, इसकी मिनिमम है उसकी, अरे है कि नहीं, इसकी मिनिमम है, इसकी फील करने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए भी टाइम t है, इसके लिए भी टाइम t है, इसके लिए भी वेलोसिटी, इसके लिए वेलोसिटी कम है, सबसे मिनिमम है, और इसके लिए वेलोसिटी ज्यादा है यानी मैक्सिमम है, यस और नो। तो फिर भी टाइम सेम लग रहा है, उसका कारण क्या है, लॉ क्या बोलता है कि इट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये पेन को मैंने जितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका, क्या नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी उतनी ही हो गई, है कि नहीं। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो वेलोसिटी में कोई चेंज, तो वेलोसिटी कांस्टेंट मान सकता हूं मैं। अब इधर जाएगा तो वेलोसिटी घट रही है, तो वापस यहाँ पे कितनी हो गई v मिनिमम। तो क्या मेरा v मैक्स और v मिनिमम के बीच में वेलोसिटी है, एक रेंज हो गई, जैसे SHM में होता है। SHM में क्या है ऑसिलेशन के अंदर कि मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 या फिर मिनिमम, यस और नो। पर क्या जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा इंक्रीज हो रही है कि सेम है, एक ऑसिलेशन के लिए मान लो 10 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम वैल्यू है, तो पूरा ऑसिलेशन जब तक वो करेगा उसमें कितनी रहेगी 10 ही रहेगी ना, अरे यस और नो। अर्थ में भी अगर वेलोसिटी ऐसी नहीं होती तो क्या हमेशा, फिर तो दिन रात अलग अलग हो जाते, सीजन्स भी कभी 3 महीने का चल रहा है, कभी 4 महीने, कभी ये कभी वो, ऐसा होता ना। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या, क्या हम लोग के सीजन्स हुई डिवाइडेड इक्वली, अरे यस और नो। क्यों डिवाइडेड है, क्योंकि जो मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी है वो क्या हो गई एक तरह से फिक्स, मतलब जितनी वेलोसिटी यहां से यहां बढ़ गई क्या उतनी ही वेलोसिटी यहां से यहां घट गई, यस और नो। यहाँ पे आके मिनिमम हो गई, फिर वापस यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुई, यहाँ पे क्या हो गई मैक्सिमम, पर नेट में तो कोई चेंज
तो क्या चेंज नहीं है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, है कि नहीं? एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यस और नो? और सेकंड लॉ क्या बोलता है कि इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जो एरिया यहाँ पे कवर करेगा उसके लिए टाइम टी है, तो यहाँ पर भी कितना टाइम होगा? टी टाइम। यस और नो? थर्ड लॉ ने क्या बोला? टाइम पीरियड की बात की। थर्ड लॉ ने क्या एलिप्स बना लिया था सबने, अच्छे से समझ में आ गया था। अब ए बी का रिलेशन भी लिख लेना। ए बी का रिलेशन बी इज इक्वल्स टू, लिखो ए बी का रिलेशन लिख लो। ए बी का रिलेशन है, ये रिलेशन इसलिए पता होना चाहिए, हम लोग फिर काम में आते हैं पेरिजी अपोजी वगैरह में, कभी क्वेश्चन ट्रिकी आ गया तब, इसे नहीं आता इतना डीप में। बी इज इक्वल्स टू ए अंडर रूट 1 माइनस ई। दूसरी चीज ये कि और क्या याद रखोगे कि भाई अगर स्पीड ऑर्बिटल से ज्यादा और एस्केप से कम तो पाथ कैसा है? एलिप्स। क्या ये डायग्राम तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया? नहीं हुआ तो कर लो, इस डायग्राम को अपने दिमाग में फिट कर लो कैसे है। तो सन कहाँ पर है? मेरे किसी एक फोकस पे, सन मेरे किसी एक फोकस पे है, जो सन का और अर्थ का सबसे छोटा डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे पेरिजी। सन का और अर्थ का सबसे बड़ा डिस्टेंस उसको हम लोग बोलेंगे अपोजी। कितनी बार क्वेश्चन में टर्मिनोलॉजी तुमको क्या दे देगा? पेरिजी और अपोजी। तो हमको पता होना चाहिए किसकी बात हो रहा है। यस और नो? पेरिजी पे वी मैक्सिमम की वी मिनिमम मैक्सिमम, अपोजी पे वी मैक्सिमम की मिनिमम मिनिमम। क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है? यस और नो? एंगुलर मोमेंटम क्या है? कंजर्व्ड। दैट मींस व्हाट? एमवीआर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। एमवीआर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या सारी बात क्लियर हो गई? फिर आता है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ने क्या बोला? थर्ड लॉ ने बोला कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस मतलब किसकी बात कर रहा है वो? ए की। क्या ऐसे मान सकते देखा जाए अगर इसको सर, ये यही एलिप्स सर्कल कब होगा? व्हेन ए इज इक्वल्स टू बी। ये एलिप्स सर्कल कब हो जाएगा? व्हेन ए इज इक्वल्स टू, जब ए बी इक्वल हो गया। इसको पिचका बराबर से रसमलाई से गोल करके रसगुल्ला बना दिया कि नहीं बना दिया? एक्चुअली रसमलाई वही तो होता है, पिचका हुआ रसगुल्ला ही होता है दूध में डाला हुआ, तो उसको पिचका दिया तो एलिप्स बन गया। उसको फुला दो वापिस तो क्या बना? रसगुल्ला। रसगुल्ला, हाँ रसगुल्ला। तो ए इज इक्वल्स टू क्या आया? बी। रसगुल्ले के लिए ए इज इक्वल्स टू बी और एलिप्स के लिए इज इक्वल्स टू बी नहीं है, है ना? उसका रिलेशन दिया है। क्या रिलेशन है? कि बी इज इक्वल्स टू ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई। तो घर पे हम लोग कभी गए और बनाए तो बोलना कि अगर परफेक्ट रसमलाई चाहिए तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सेमी मेजर एक्सिस और मेजर एक्सिस का रिलेशन क्या होना चाहिए? बी इज इक्वल्स टू ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी। ऐसे बनने से परफेक्ट एलिप्स बनेगा और खाने में भी मजा आएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? यस, बहुत बढ़िया। और अगर परफेक्ट गोल बनाना है तो ए शुड बी इक्वल्स टू बी। अरे आया कि नहीं आया? तो बस ये बात ध्यान में रखना। इसके साथ ही चैप्टर होता है समाप्त। अब एक सवाल लिखो। The planet Neptune travels around the sun with period of 165 year. Time period कितना है इसका? 165 years. What is the radius of orbit approximately? If the orbit is considered to be circular. देखा है, आ गए ना अपनी लाइन पे लोग। मैं बोला एलिप्स के ज्यादा क्वेश्चन देंगे नहीं, आगे सर्कुलर। इफ द ऑर्बिट इज कंसिडर्ड सर्कुलर, लेकिन लगाना हमको केप्लर्स लॉ ही है। टाइम पीरियड का सवाल किया था हम लोग ने और हमने डेराइव भी किया था। टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। लेकिन सर्कुलर पाथ में क्या वो रेडियस था? सर्कुलर पाथ में वही चीज क्या थी? बाद में लिख लेना, सुन लो पहले। सर्कुलर पाथ में वो रेडियस था और इसमें क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। यस और नो? तो इसने क्या बोला? कंसिडर इट इज अ सर्कुलर ऑर्बिट। यस और नो? मतलब मैं यहाँ किसका क्यूब लूंगा? ए का कि रेडियस का? रेडियस का। अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालना सब, ठीक है? क्योंकि मैंने अभी बताया था क्वेश्चन बताते वक्त ये सब किसके रिस्पेक्ट में है? अर्थ। क्योंकि 1 ईयर हम लोग को पता है ना, हम लोग का कितना 1 ईयर है। नेपच्यून का 1 साल मतलब अर्थ के कितने साल? अभी तो बताया, क्वेश्चन ही तो है। नेपच्यून का 1 साल माने अपने कितने साल हो गए? 165 ईयर्स। वही तो लिखा है ना, 165 ईयर उसका टाइम पीरियड है। मतलब वो अपने ईयर्स में लिखा है ना, तो अपने रिस्पेक्ट में हुआ। मतलब जब मेरे धरती के यानी हम लोग के 165 साल हो जाएंगे तब नेपच्यून का क्या हो जाएगा? 1 साल। मतलब वो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा किसके अराउंड? सन के अराउंड। तब तक हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। क्या हम लोग ने बचपन में सीखा था कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब? यस और नो? ये सीखा था ना हमने अभी कुछ दिनों के पहले। तो
क्या अर्थ से कंपैरिजन में सारा खेल? तो T1 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 का क्यूब। T1 R1 किसके लिए? अर्थ। ये अर्थ की ऑर्बिट और अर्थ का टाइम पीरियड हो गया, क्योंकि अर्थ की इसमें चालू है ना। अब देख T2 किसके लिए? नेपच्यून। T2 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 का क्यूब। मैंने कल ही बताया था शायद, कौन सा कब पढ़ाते हुए, कि रेशो ले लो। ये प्रोपोर्शनलिटी है, तो ये हटाने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? कांस्टेंट। तो हम लोग रेशो लेंगे तो कांस्टेंट मैं करके दिखाता हूँ, करके दिखा। T1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू KR1 का क्यूब। T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू KR2 का क्यूब। क्या ऐसे लिख सकता हूं? क्या K ने K को मार दिया तो क्या बचा? T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। क्या मुझे T1 T2 की वैल्यू पता है? यस और नो? एस और नो? तो करो। तो अर्थ का कितना 1 साल और उसका कितना 165। तो 1 अपॉन 165 का क्यूब, नहीं सॉरी स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 का क्यूब। कैसे कुछ बन गया इक्वेशन? तो ये क्यूब तो हट जाएगा, इसका 2/3 पावर हो जाएगा। देखो ऐसे करो, इसको समझो कि R1 ये तो हट जाएगा, सीधा सीधा R1 का हो जाएगा। तो बचा मेरा क्या, इधर क्या बचेगा? इसको ऐसे लिख दो, R2 इज इक्वल्स टू 165 की पावर 2/3। अरे यस और नो? इंटू R1 इंटू क्या आया? तो क्या मेरे को 165 की पावर 2/3 निकालना है, जो हमारे डोमेन और रेंज दोनों के बाहर है। अभी देखो कैसे निकालना है इसको। 165 को ऐसे लिख दूं मैं, 1 माइनस 1/3। यस और नो? मतलब इसको ऐसे लिख दे, 165 इंटू 165 की पावर माइनस 1/3। यस? तो क्या हम इसको ऐसे लिख दे, 165 अपॉन 165 की पावर 1/3। तो 165 की पावर 1/3 मतलब क्या? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ 165 निकालना है। देखो ना, जो इससे कट जाएगा वो ले लो, सिंपल। जो इससे हम लोग काट पाए वो वाली ले लो, आसानी। 5.5 लेते, कट जाएगा आसानी से। तो क्या लिया मैंने? 165 अपॉन 5.5। अब ये कर लो कितना आता है। तो कितना है? R2 इज 30 टाइम्स। मतलब क्या हुआ इसका? क्या नेपच्यून हम लोग की ऑर्बिट से 30 गुना दूर है? यस और नो? सवाल लिखो। अ सैटेलाइट of time period 24 hours. A satellite of time period 24 hours is orbiting the Earth at height 6 hours. A satellite of time period 24 hours is orbiting the Earth at height 6 hours above the surface of Earth, where R is radius of the Earth. Where R is radius of the Earth. What will be the time period of another satellite at height? What will be the time period of another satellite at height 2.5 hour from the surface? अब ये तो कर लेना, हाइट 2.5 आर फ्रॉम द सरफेस। तो सैटेलाइट का हाइट कितना हुआ? 6 आर दिया है ना, तो उसको तुम कंसिडर क्या करोगे ऑर्बिट का? 6 आर की 7 आर? क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ भी तो लेंगे ना हम लोग। 6 आर प्लस आर कितना हुआ? 7 आर। वैसे अगले वाले के लिए कितना हो जाएगा? 3.5 आर। तो अब करो सॉल्व। अब तो सब बता दिया, वही रेशो लेना है, सेम ये कहानी को दोहराओ, यही कहानी को दोहराओ और आंसर निकालो। क्या आएगा? T1 बाय T2 डायरेक्ट ले लो, T1 बाय T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 बाय R2 का होल क्यूब। क्या इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग? तो बस सब तो दिया है तुम लोग को, पुट करो वैल्यूज और निकाल लो वैल्यू।